Hello guys, a very good morning to all of you. My name is Sumita Mishra and welcome to the official channel of iEduVera. आज हम लोग इस सेक्शन में बात करेंगे सिगमंड फ्राइड के साइको एनालिटिकल थियोरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। ये साइको एनालिटिकल थियोरी जो है ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। फ्राइड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी के सेक्शन से अगर देखा जाए तो फ्राइड जो है वो एक माइलस्टोन है। अगर फ्राइड की साइको एनालिटिकल थियोरी आपने नहीं पढ़ी है तो आपने अपने साइकोलॉजी में कुछ नहीं पढ़ा है, ऐसा माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। सिगमंड फ्राइड को लेके क्वेश्चंस आते हैं, थियोरी को लेके क्वेश्चंस आते हैं और साइकोएनालिटिकल थेरेपी को भी लेके क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी इसको हम शुरू करते हैं। इसको एक पार्ट में बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इसलिए मैं इसके 2 पार्ट्स बनाऊंगी, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इसके 4 जो स्टेप्स हैं, जो चार इसकी पार्ट्स हैं, उसको हम 2-2 पार्ट्स में करके 2 सेक्शंस में, यानी कि पार्ट 1 वीडियो पार्ट 1 में हम 2 सेक्शंस को और वीडियो पार्ट 2 में हम 2 सेक्शंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्राइड के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि फ्राइड से भी क्वेश्चंस आते हैं। फ्राइड क्या थे, सिगमंड फ्राइड, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद से हम साइकोएनालिटिकल थियोरी को लेकर के आगे चलेंगे और जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्राइड के बारे में जानते हैं। फ्राइड का जन्म 6 मई 1856 को ऑस्ट्रिया के फ्रीबर्ग में हुआ था। इनके पिता एक ऊन के गरीब व्यापारी थे और उनकी माता पिता की तीसरी पत्नी थी और फ्राइड अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 3 साल की उम्र में फ्राइड के माता पिता लिप्जिंग आ गए थे और उसके 1 साल बाद वियना चले गए, जहां वे करीब 80 साल तक रहे। 1938 में हिटलर के नाजी विद्रोह के कारण वे भागकर लंदन चले गए, जहां 29 सितंबर 1939 को उनकी मौत हो गई थी फ्राइड की। ठीक है, उसके बाद अब आगे चलते हैं, जान लेते हैं इनकी पढ़ाई कैसे हुई थी और इतनी इम्पॉर्टेंट थियोरी को इन्होंने कैसे डेवलप किया था। बहुत मुश्किल तरह से अपनी पढ़ाई करते हुए ये आगे बढ़े और 1881 में एमडी की उपाधि प्राप्त करने से थोड़ा पहले फ्राइड का संपर्क जोसेफ ब्यूअर्स, जो वियना के जाने माने फिजिशियन थे, उनके साथ हुआ, जो फ्राइड के करीब 14 साल उम्र में बड़े थे। फ्राइड से 14 साल उम्र में बड़े थे, उनसे हुआ उनकी मुलाकात। ब्यूअर्स फ्राइड को न केवल राय देते थे बल्कि ज़रूरत पड़ने पे उनको पैसे भी दिया करते थे। इस तरह इन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी जो 1895 तक बनी रही। 1895 में वो दोनों एक साथ मिलकर एक अति मशहूर शोध पत्र स्टडीज इन हिस्टीरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जान लीजिए, स्टडीज इन हिस्टीरिया, इस नाम से एक रिसर्च पेपर उन्होंने प्रकाशित किया, जो कि 1895 में उन्होंने ये प्रकाशित किया था, दोनों लोगों ने मिलके 1895 में प्रकाशित किया था उन्होंने। ठीक है, मनोविज्ञान के इतिहासकारों ने 1895 के साल को इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना है क्योंकि इसी साल एक सिस्टम, यानी कि जो एक सिस्टम है मनोविश्लेषण की शुरुआत हुई थी, यानी कि साइको एनालिसिस की शुरुआत इसी साल 1895 में हुई थी। इस शोध पत्र में 21 साल की महिला जो हिस्टीरिया की रोगी थी उसका वर्णन किया गया है, उससे एक उपनाम दिया गया है, अन्ना ओ नाम दिया गया है। इसके तहत उन्होंने इसका वर्णन किया है कि हिस्टीरिया क्या होता है। ठीक है, फ्राइड और व्यूअर्स दोनों मिलकर अन्ना के केस का विस्तृत विश्लेषण किए थे, जिसके रिजल्ट के तौर पर इन लोगों ने ये बताया कि हिस्टीरिया एक ऐसा रोग है जो पैरालिसिस या शरीर के केंद्रीय हिस्सों में अनुचित ढंग से, जो शरीर के जो सेंट्रल हिस्से हैं उनके अनुचित ढंग से कार्य करने से होता है। अगर वो ठीक ढंग से कार्य नहीं करेंगे तो औरतों में हिस्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1885 में फ्राइड को वियना विश्वविद्यालय से पेरिस जाकर के फ्रेंच चिकित्सा शास्त्री शार्को के साथ अध्ययन करने के लिए अनुदान मिला। फ्राइड शार्को से 4 महीना तक शिक्षा ग्रहण की और फिर दोबारा वियना लौट गए। ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट है साइकोएनालिटिकल को जानने के लिए, साइकोएनालिटिक थियोरी को जानने के लिए, सिगमंड फ्राइड को जानने के लिए कि कैसे धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही थी आगे। ठीक है, फ्राइड शार्को से 4 महीने तक पढ़ाई अध्ययन किए और उसके बाद फिर दोबारा
वियना लौट गए। वियना लौटने के बाद उनका फिर से जो कंट्रीब्यूशन हुआ वो व्यूअर्स के साथ हुआ और फिर से उन्होंने हिस्टीरिया पर आगे काम किया। ठीक है, हिस्टीरिया और सम्मोहन के बारे में उन्होंने कुछ और सीखा, और जो शार्को से सीखा था उन्होंने बताया कि हिस्टीरिया पुरुषों में भी होता है। शार्को से वो सीख करके आए थे कि हिस्टीरिया जो होता है पुरुषों में होता है। अभी तक तो ये चीज़ें थी कि सिर्फ महिला में ही होता है हिस्टीरिया, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने नई चीज़ सीखी थी कि हिस्टीरिया पुरुषों में भी होता है, और इस पर एक शोध पत्र तैयार करके वो चिकित्सा शास्त्रियों के वियनीज सोसाइटी फॉर फिजिशियन के सामने उन्होंने रखा। फ्रायड ने यह भी बताया कि हिस्टीरिया पुरुषों में होता है, और यह धारणा कि हिस्टीरिया केवल महिलाओं के गर्भाशय के घूमने से होता है ये गलत साबित हो गई। फ्रायड और ब्रूअर जो थे उन्होंने हिस्टीरिया के रोगियों का उपचार सम्मोहन विधि से किया, हिप्नोटिज्म से किया, परंतु बाद में फ्रायड इस विधि को त्याग करके मेथड ऑफ फ्री एसोसिएशन का प्रतिपादन किए। तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि सिगमंड फ्रायड ने एक और विधि की स्थापना की थी, मेथड ऑफ फ्री एसोसिएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि अब सिगमंड फ्रायड ने करीब करीब 40 साल के अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बाद व्यक्तित्व के जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे व्यक्तित्व का मनोवैश्लेषणिक सिद्धांत कहा जाता है, यानी कि थियरी ऑफ साइको एनालिटिक थियरी ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, समझ में आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। व्यक्तित्व को समझने और उसकी व्याख्या करने में इस सिद्धांत की भूमिका उस समय भी काफ़ी थी और आज के आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के बीच में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए सबसे पहला जो उपागम है मनोविश्लेषणात्मक उपागम है, और इसका प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड द्वारा किया गया है। इस उपागम में मानव प्रकृति की निराशावादी और निश्चयवादी छवि का ध्यान केंद्रित किया जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मानव प्रकृति या स्वभाव यानी कि जो ह्यूमन नेचर होता है उसके बारे में कुछ बेसिक एजम्पशंस पर आधारित हैं। अब वो बेसिक एजम्पशंस क्या हैं ये थोड़ा सा जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि मानव व्यवहार जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा? एक्सटर्नल फैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा और इससे आपका एक साइकोएनालिटिक का एक इंपॉर्टेंट नोट्स बन जाएगा। ठीक है, जो हर समय काम आएगा। और ऐसे व्यवहार इरेशनल, अनचेंजेबल, होमोस्टैटिक, नॉलेजेबल होते हैं। उन्होंने फिर कहा कि मानव जो प्रकृति होती है यानी ह्यूमन नेचर जो होता है वो पूरी तरह से हॉलिज्म और अप्रलक्षिता यानी कि प्रोएक्टिविटी जैसी पूर्व कल्पनाओं से हल्के फुल्के ढंग से प्रभावित होती है। ह्यूमन नेचर जो होता है वो सब्जेक्टिविटी की एजम्पशन से बहुत कम प्रभावित होता है। इन एजम्पशंस पर आधारित जो साइको एनालिटिकल थियरी है उसकी व्याख्या 4 मुख्य भागों में की गई है। जो साइको एनालिटिकल थियरी के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी की बात करेंगे, फिर स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की बात करेंगे, फिर डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। आई अश्योर यू कि इसको पढ़ने के बाद से आपको साइको एनालिटिकल थियरी को कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बायलैंग्वेज वीडियो है, आप चाहे तो इंग्लिश में कंटेंट बनाइए चाहे तो हिंदी में कंटेंट बनाइए। जो मैं बोल रही हूँ उसको सुन के आप हिंदी में कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन पीपीटी बेसिकली इंग्लिश में होगी क्योंकि इंग्लिश वाले बच्चों को हिंदी समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो जब इंग्लिश में पीपीटी पढ़ेंगे तो उन्हें चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आगे जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी को पढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व का संगठन। फ्रायड ने व्यक्तित्व के संगठन का वर्णन करने के लिए चेतना के 3 स्तरों का वर्णन किया है।
मतलब माइंड के 3 स्टेजेस का वर्णन किया है उन्होंने, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। 3 तरह के माइंडसेट्स की उन्होंने बात की है। अगर हम ऐसे बना लें एक ट्रायंगल, तो हम ये समझ लें कि जो ये सबसे ज़्यादा अपर पार्ट है और ये हाफ पार्ट, ऐसे अगर हम मान लें तो ये क्या है, ये हमारा है चेतन, ये हमारा क्या है अर्ध चेतन, और ये क्या है अचेतन। तो जो सबसे बड़ा पार्ट होगा हमारे ब्रेन का वो होगा अचेतन वाला पार्ट, अनकॉन्शियस वाला पार्ट जो होगा वो सबसे ज़्यादा बड़ा पार्ट है। ठीक है, पार्ट का क्या मतलब, हमारा माइंड जो है वो अचेतन में ज़्यादा एक्टिव है और कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में सबकॉन्शियस में थोड़ा कम एक्टिव है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, सबसे पहले हम कॉन्शियस माइंड की बात करेंगे। The conscious mind consists all the thoughts, memories, feelings and wishes of which we are aware at any given moment. This is the aspect of our mental processing that we can think and talk about rationally. देखिए, चेतन से तात्पर्य मन के वैसे भाग से होता है जिनमें वे सभी अनुभूतियां और संवेदनाएं होती हैं जिनका संबंध वर्तमान से होता है। अगर दूसरे शब्दों में हम समझें तो चेतन क्रियाओं का संबंध तात्कालिक अनुभवों से होता है। जैसे चेतन व्यक्तित्व का सबसे छोटा और सीमित पहलू है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसका रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, किसी भी क्षण व्यक्ति के मन में आ रही जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, यहाँ पे जो मैंने बताया जो मेंटल प्रोसेसिंग होती है किसी भी क्षण आ रही दिमाग में, वो सारी हमारे कॉन्शियस माइंड में आती हैं। अगर मैंने तुरंत कोई चीज़ देखा और मैंने तुरंत रिकॉग्नाइज किया, जो फील किया मैंने और जो हमारी याद बनी, वो सारी चीज़ें क्या हुई, वो कॉन्शियस माइंड में हो रही हैं। जो इस समय मतलब प्रेजेंट टाइम में जो घट रहा है, एक गिवन मोमेंट में जो घट रहा है, वो सारे मेंटल प्रोसेस जो हैं वो क्या है, वो कॉन्शियस माइंड में हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, सब कॉन्शियस की बात करेंगे या प्री कॉन्शियस माइंड की बात करेंगे। द प्री कॉन्शियस कंसिस्ट ऑफ एनीथिंग दैट कुड प्रिटेंटली बी बॉट इनटू द कॉन्शियस माइंड। अर्धचेतन से तात्पर्य वैसे मानसिक स्तर से होता है जो सचमुच में न तो पूर्णतः कॉन्शियस होता है और न ही अनकॉन्शियस होता है। इसमें वैसी इच्छाएं, विचार, भाव होते हैं जो हमारे वर्तमान चेतना या अनुभव में नहीं होते हैं, फिर भी उस वर्तमान चेतना में आने का प्रयास करते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। और अर्धचेतन को और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि प्री कॉन्शियस या फोर कॉन्शियस। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है प्री कॉन्शियस, इसे फोर कॉन्शियस के नाम से भी जानते हैं या अवेलेबल मेमोरी से भी जाना जाता है। अब हम सब कॉन्शियस को कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि अलमारी में हमने कोई किताब रख दी है और उसके बाद से वो कैसे अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में आने का प्रयास करता है। इसके बारे में एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने अलमारी में कोई किताब रख दी है, उसके बाद से हम वहाँ जाते हैं, ढूंढते हैं, नहीं मिलता है, फिर थोड़ी देर याद करने पे हमें याद आता है कि हमने वो बुक अपने फ्रेंड को दे दी थी। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ हम जाते हैं कहीं और कोई चीज़ रख दिए होते हैं, उसके बाद से हम उसे वहीं ढूंढते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें याद आता है कि नहीं, हमने उसे उठा करके वहाँ से दूसरी जगह से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अर्धचेतन मन का एग्जाम्पल है। फ्रायड के अनुसार जो सबकॉन्शियस है वो चेतन क्षेत्र और अचेतन क्षेत्र के बीच एक पुल का काम करता है। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि हमारे कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच जो पुल का काम करता है वो कौन सा माइंड होता है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं अनकॉन्शियस, अ वेरी बिग पार्ट ऑफ साइकोएनालिटिक थियरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अनकॉन्शियस यानी कि अचेतन। अचेतन का शाब्दिक जो अर्थ है, जो चेतन या चेतना से परे हो। द अनकॉन्शियस माइंड इज अ रिसर्वर ऑफ फीलिंग, थॉट्स, अर्जेस एंड मेमोरी दैट आर आउटसाइड ऑफ आवर कॉन्शियस अवेयरनेस. The unconscious contain content that are the unacceptable or unpleasant, such as feeling of pain, anxiety and conflicts. सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन यही है। फ्रायड के अनुसार उन्होंने बताया है कि हमारे कुछ अनुभव इस प्रकार के होते हैं जो न तो हमारी कॉन्शियस में होते हैं और न ही सब कॉन्शियस में। ऐसे अनुभव अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस में होते हैं। अचेतन मन में रहने वाले विचार और इच्छाओं का जो स्वरूप होता है
वो क्या होता है, सेक्सुअल होता है। सेक्सुअल या सेक्सुअलिटी, इस चीज़ पे फ्रायड की पूरी थियरी यानी कि पूरी साइको एनालिटिक थियरी बेस्ड है। उन्होंने पूरी बात जो अपनी कही है वो यही कही है कि हमारे मन में कुछ दमित इच्छाएं होती हैं, कुछ दमित चेतनाएं होती हैं, कुछ डिज़ायर्स होते हैं जिनको हम सप्रेस कर देते हैं। जैसे कुछ सेक्सुअल डिज़ायर्स होते हैं, कुछ एंटी सोशल या इमोरल या हेटफुल चीज़ें होती हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, जिन पे हमारा माइंड फोकस करता है, और इसी पे पूरी साइकोएनालिटिक थ्योरी बेस्ड है। आगे चलते हैं, हम जानते हैं कि अनकॉन्शियस में और क्या क्या होता है। अचेतन मन में रहने वाले विचार और इच्छाओं का जो स्वरूप होता है वो सेक्सुअल, एंटी सोशल, इमोरल, हेटफुल होता है, क्योंकि ऐसी इच्छाएं और विचारों को दिन प्रतिदिन की जिंदगी में पूरा करना संभव नहीं है और उसको चेतन से हटाकर अचेतन में रिप्रेस कर दिया जाता है, जहां ऐसी इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। हाँ, थोड़ी देर के लिए अनएक्टिव ज़रूर हो जाती हैं और चेतन में आने के जो है वो पूरा प्रयास करती हैं। फ्रायड के अनुसार अचेतन अनुभूतियों और विचारों का प्रभाव हमारे व्यवहार पर चेतन और अर्धचेतन की अनुभूतियों और विचारों से अधिक होता है। जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने पूरा फोकस यहाँ पे अनकॉन्शियस माइंड पर ही किया है। उनके अनुसार चेतन अनुभूतियां और विचार का प्रभाव हमारे जो बिहेवियर्स पर है वो चेतन यानी कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के से ज़्यादा पड़ता है। यही कारण है कि फ्रायड ने अपने सिद्धांत में अचेतन को चेतन और अर्धचेतन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और बड़ा बताया है। अब आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। ऐसा नहीं है कि यहाँ जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो ये चीज़ें लिखी हैं वो आपके नोट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें एग्ज़ाम क्रैक करना है, इम्पॉर्टेंट जगहों पे साइकोएनालिटिक थ्योरी पूछा है और आपको वहाँ पे डिस्कस करना है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हम बोल रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ, उसे आप नोट डाउन करते जाएं, उसे सीखते जाएं, ठीक है। उससे आपका एक अच्छा खासा नोट्स बन जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। फ्रायड के अनुसार मन के गत्यात्मक मॉडल तात्पर्य उन साधनों से होता है जिनके अनुसार इंस्टिंक्ट से उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान होता है। आगे चलते हैं, इड इज द प्रीमिटिव एंड इंस्टिंक्टिव कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। इंग्लिश में समझ लेते हैं इसे। इट कंसिस्ट ऑल द इनहेरिटेड, जैसे कि बायोलॉजिकल component of personality present at birth, including the sex, and the id is an impulsive of our psyche which respond directly and immediately to basic urges, need and desire. The personality of the newborn child is all id. समझते हैं इन सारी चीज़ों को कि जो इड होता है, इड को उन्होंने क्या बताया है, इड जो होता है व्यक्तित्व का जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट होता है, जिनसे उन प्रवृत्तियों में की भरमार होती है जो जन्मजात होते हैं या जो असंगठित यानी और सेक्सुअल, आक्रामकतापूर्ण और नियम आदि को मानने वाली नहीं होती हैं। एक नवजात शिशु जो होता है वो इड की प्रवृत्तियों से भरा हुआ होता है, उसमें इड की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। वो जो ज़िद्दी जो होता है और उससे अगर कोई चीज़ छीन ली जाए, उसके पसंद का उसे न करने दिया जाए, तो वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, और जो सामने जिस इंसान ने उससे उसकी पसंद के खिलौने छीन लिए हैं उसके ऊपर वो आक्रामक हो जाता है, उसे मारने पीटने लगता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इड ही डिराइव करता है। द इड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रियलिटी। इड का जो है वो वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, लॉजिक से कोई संबंध नहीं है, एंड एवरीडे के वर्ल्ड से कोई संबंध नहीं है, वो अफेक्टेड नहीं होता है, एज इट ऑपरेटेड विद इन द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड। ये पूरी तरह से अनकॉन्शियस माइंड से प्रभावित होता है। द इड ऑपरेट ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल। इड जो होता है यानी कि उपाहम जो होता है, इसे हिंदी में एक चीज़ जान लीजिए कि इसे हिंदी में उपाहम बोलते हैं। जो हिंदी के बच्चे होंगे वो समझेंगे, इसे उपाहम बोलते हैं, ठीक है। इड जो होता है वो पूरी तरह से प्लेजर प्रिंसिपल यानी कि आनंद सिद्धांत पर निर्धारित होता है। इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि हमारा जो इड होता है, इड वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
क्योंकि ऐसी प्रवृत्तियों का मुख्य उद्देश्य आनंद देने वाली प्रेरणाओं की संतुष्टि करना होता है। इससे उचित अनुचित, विवेक अविवेक, समय स्थान आदि से कोई मतलब नहीं होता है। और क्योंकि इट जो होता है वो पूर्णतः अनकॉन्शियस होता है और इसका संबंध रियलिटी से भी नहीं होता है। ठीक है, इट जो होता है दो तरह से के मैकेनिज्म पे काम करता है, रिफ्लेक्स एक्शन और प्राइमरी प्रोसेस पर। ठीक है, पहले इंग्लिश वाला देख लेते हैं। विच इज द आइडिया दैट एवरी विशफुल इम्पल्सेस शुड बी सेटिस्फाइड इमीडिएटली। उसका इट बस ये चाहता है कि उसकी जो विशफुल इम्पल्सेस हैं, जो भी उसकी इच्छा है, जो भी दमित इच्छाएं हैं, वो किसी ना किसी तरह से जल्दी सेटिस्फाइड की जाए। जैसे अगर एक छोटा सा बच्चा, जैसे कि मैंने अभी कहा कि छोटा बच्चा जो होता है वो पूरी तरह से इड के इम्पल्सेस से भरा हुआ होता है, तो वैसे ही समझ लेते हैं कि जो अगर उसकी कोई इच्छा है, अगर उसे दूध चाहिए, दूध पीना है, उसे भूख लगी है, तो वो पैर पटकता है और रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, इधर उधर भागने लगता है, सबको मारने पीटने लगता है। तो बस वो ये चाहता है कि जो भी उसकी विशफुल इम्पल्सेस हैं उसे जल्दी से जल्दी सेटिस्फाइड किया जाए। द इड एंगेज इन द प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग विच इज प्रिमिटिव, इलॉजिकल, इरेशनल एंड फैंटेसी ओरिएंटेड। ये पूरी तरह से फैंटेसी ओरिएंटेड होता है। अच्छा, इड जो होता है वो मुख्यतः दो चीज़ों पे, दो मैकेनिज्म पे काम करता है, रिफ्लेक्स एक्शन और प्राइमरी प्रोसेस। यहाँ पे लिख लेते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन एंड प्राइमरी प्रोसेस पर काम करता है इड। ठीक है, सहज प्रक्रिया में इड जो है वो तनाव उत्पन्न करने वाले, यानी कि सोर्सेस के प्रति, तनाव उत्पन्न करने वाले सोर्सेस के प्रति अपने अनुक्रिया कर तनाव को दूर करता है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन से क्या मतलब है कि हमें जो चीज़ तनाव उत्पन्न कर रही है, जैसे कोई चीज़ें तुरंत परेशान करें, तो हम रिफ्लेक्स एक्शन यानी कि तुरंत हम उस पर एक्शन लेकर के अपने तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर गले में कुछ फंस गया तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या होगा, तुरंत हम खांस करके या छींक करके उसको निकाल देंगे। आंख मिचकाना आदि कुछ ऐसी ही सहज प्रक्रियाओं के उदाहरण हैं। प्राथमिक प्रक्रिया में व्यक्ति वैसे स्टिमुलस के प्रति, यानी कि वैसे उद्दीपकों के प्रति जिनसे पहले इच्छा की संतुष्टि होती है, के बारे में मात्र एक कल्पना कर संघर्ष को दूर करता है। जैसे कि अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि प्राइमरी प्रोसेस क्या है, कि एक बच्चा जो किसी खिलौने से वो पहले खेलता था, नहीं देने पे उस खिलौना का मात्र एक कल्पना करके यदि अपनी इच्छा की पूर्ति करता है और मानसिक तनाव को दूर करता है, तो एक प्राथमिक प्रक्रिया का उदाहरण होगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, उसे कोई खिलौना छीन लिया जाए और उसे वो न दिया जाए, तो वो एक अपने सोच से, अपने थिंकिंग पावर से वो क्या करता है, वो एक काल्पनिक खिलौना का निर्माण कर लेता है और अपने जो मानसिक फ्रस्ट्रेशन होता है, जैसे कोई चीज़ ना मिलने से जो फ्रस्ट्रेशन होता है, उसको एक कल्पना के रूप में बना करके दूर कर लेता है। इट जो है वो इसी पे काम करता है बेसिकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे ईगो की। ईगो यानी कि अहम, इसे हिंदी वाले बच्चे अहम पढ़ेंगे। ठीक है, अहम, ईगो को हिंदी में अहम कहते हैं। द ईगो डेवलप टू मेडिएट बिटवीन द अनरियलिस्टिक इड एंड द एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड। इट इज द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। इड जो होता है, ईगो जो होता है वो क्या करता है, वो मीडिएट करता है अनरियलिस्टिक इड और एक्सटर्नल रियल वर्ल्ड के बीच में, वो मीडिएटर का काम करता है। इट इज द डिसीजन मेकिंग कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी। ये जो होता है वो एक निर्धारण करता होता है, एक डिसीजन मेकिंग लेने की जो क्षमता होती है हमारे मन में, जो हम तुरंत चीज़ें देख करके और डिसीजन लेते हैं कि ये सही है और ये गलत है, हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये जो कंपोनेंट होता है वो ईगो ही हैंडल करता है। यहाँ पे फिगर से समझ लेते हैं, अनकॉन्शियस जो माइंड है वो सबसे बड़ा पार्ट है। ठीक है, प्री कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। जो कॉन्शियस माइंड है वो वैसा माइंड है जो सबको दिखता हो, जो एक, जैसे ये जो यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, एक पत्थर है, वो आधा पानी में डूबा है और आधा दिख रहा है, तो जो दिखने वाला पार्ट है वो कॉन्शियस माइंड है। जो हल्का सा डूबा है और हल्का सा दिख रहा है वो प्री कॉन्शियस है। और जो पूरी तरह से
पानी में डूबा, और सबसे बड़ा पार्ट जो है वो ईड वाला पार्ट है और वो अनकॉन्शियस माइंड का ही पार्ट है। ईगो जान लेते हैं क्या होता है हिंदी में, कि मन के गत्यात्मक पहलू का दूसरा प्रमुख भाग ईगो होता है। जन्म के कुछ दिन बाद तक एक बच्चा जो होता है वो पूर्णतः उपाहम की प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित होता है। फिर भी कुछ समय बाद सामाजिक नियम और जो नैतिक मूल्य होते हैं उनके कारण उनकी ऐसी प्रवृत्ति या इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके फलस्वरूप उसमें निराशा का अनुभव होता है और उसका संबंध रियलिटी से स्थापित हो जाता है। जैसे कोई बच्चा अगर छोटा है तो वो जब रोता है तो उसको सारी चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती हैं, तो उस समय तो हमारा जो ईड है वो काम कर रहा होता है, वो रोता है, उसे सामान तुरंत दे दिया जाता है, वो चीज़ों को नहीं समझता है। जैसे हम बोलते हैं ना, वो बच्चा है, ना समझ है, रोएगा, चिल्लाएगा, डांटेगा। तो इस तरह से वहाँ पे ईड जो है वो कार्य करता है। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, धीरे धीरे चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, तो उसका सामना क्या होता है, रियलिटी से होता है। ठीक है, रियलिटी के द्वारा उसके माँ बाप जो होते हैं वो उसको बताते हैं कि देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई सामान चाहिए तो तुम दुकान से ऐसे छीन करके लेके भाग नहीं सकते हो, तुम्हें उसके लिए प्रॉपर पैसे देने होंगे, उनसे पूछना होगा, उसके बाद से वहाँ से खरीद के लाना होगा। तो जो रियलिटी प्रिंसिपल है ना, उस पर ईगो काम करता है। द ईगो ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द रियलिटी प्रिंसिपल। जो सही चीज़ें हैं, जो वास्तविक सिद्धांत हैं, उस पर ये निर्धारित होता है और वातावरण की वास्तविकता के साथ इसका सीधा सीधा संबंध होता है। अहम को व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाला या कार्यपालक यानी कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच माना जाता है, क्योंकि अहम जो यानी कि ईड जो होता है वो चेतन यानी कि कॉन्शियस होता है, और अर्ध चेतन और अचेतन के द्वारा इसका कोई महत्व नहीं होता है। ये कॉन्शियस पूरी तरह से होता है और इसके द्वारा, इसलिए अहम द्वारा इन तीनों स्तर पर ही निर्णय लिया जाता है। ठीक है, जैसे कि तीनों स्तर पर निर्णय लेने का ये भी मतलब हो सकता है कि जैसे ईगो जो है, अगर हमारा ईड हावी हो रहा है, ठीक है, ईड हावी हो रहा है यानी कि हमारा अनकॉन्शियस जो माइंड है वो अगर हावी हो रहा है, तो हम ईगो के द्वारा उसे सप्रेस कर देंगे कि नहीं, हम वहाँ से अगर हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हम उसे वहाँ से चुरा के लेके नहीं भाग सकते, बल्कि प्रॉपर पैसे देंगे, उसे खरीदेंगे, उसके बाद हम उसे अपने घर लाएंगे और उसके बाद खाएंगे। तो एक तरह से ये एक ब्रिज का काम करता है, ये तीनों स्तरों का निर्धारण करता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे सुपर ईगो की। सुपर ईगो यानी कि परा अहम। ये तीन तरह के स्टेजेस के बारे में बात की थी, ईड ईगो, सुपर ईगो, यानी कि उपाहम, अहम और पराहम। ठीक है, हिंदी में से पराहम बोलते हैं। द सुपर ईगो इज incorporate the values and the moral of society which are learned from one parents and others. It develop around the age of 3 and 5 years during the phallic stage of psychosexual development. आगे चल के जब हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की, तो हम उसमें स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि किस किस एज में कौन कौन सा जो स्टेज होता है वो चलता है, कौन कौन सा सुपर ईगो या अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है, और किस एज में बच्चा कितना डेवलप होता है, उसके अंदर कौन सा जो स्टेज होता है, कौन सा ईड ईगो या सुपर ईगो हावी होता है। ठीक है, अभी इतना जान लेते हैं कि पराहम को अहम से ऊंचा यानी कि एबव वन भी कहा जाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वो अपना आइडेंटिफिकेशन माता पिता के साथ स्थापित कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह सीख लेता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या सही है क्या गलत है। इस तरह के सीखने से सुपर ईगो के विकास की शुरुआत होती है। सुपर ईगो को व्यक्तित्व का मोरल और एथिकल ब्रांच भी कहते हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि किसे मोरल एंड एथिकल ब्रांच कहते हैं, तो किसे कहते हैं, सुपर ईगो को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होता है। द सुपर ईगो ऑपरेट ऑन द मोरल प्रिंसिपल। ये मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। हाँ, जो ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ना, इससे क्वेश्चंस आते हैं। अगर बीए वगैरह के कोई स्टूडेंट्स देख रहे होंगे वीडियो, तो वो जानते होंगे कि जो प्रिंसिपल्स हैं कि कौन सा स्टेज, कौन सा जो
इड ईगो, सुपर ईगो है, वो किस किस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे काम करता है, तो उससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल द्वारा निर्देशित होता है। इस तरह से बचपन में जो सोशलाइजेशन होता है उसके दौरान माता पिता के द्वारा दिए गए जो संस्कार होते हैं उनको ईगो में आत्मसार कर लेता है, ईगो अपने अंदर आत्मसार कर लेता है और यही बाद में सुपर ईगो का रूप ले लेता है। सुपर ईगो में आत्मसार करने का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को हम सीख चुके हैं अब पूरी तरह से। जैसे कि ईगो में हमें ये सिखाया गया, जब हम छोटे बच्चे थे तो ये सिखाया गया कि बेटा जिद मत करो, चीज़ों को पैसे लेकर के खरीदो। अब इसी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। अब अगर हम कभी चोरी करते हुए किसी को देखते हैं या खुद चोरी करते हैं तो हमारा सुपर ईगो जो है वो हमारे ऊपर हावी हो जाता है कि नहीं, हमें ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हमें ईगो के हिसाब से, यानी कि चीज़ों को एक रियलिटी के हिसाब से, एक एथिक्स के हिसाब से हमें करना चाहिए, ठीक है। जो भी अनैतिक काम होते हैं उन सब चीज़ों को वो दबाता है सुपर ईगो, ठीक। सुपर ईगो विकसित होकर एक तरफ इड की सेक्सुअल इम्पल्सेस और आक्रामक या अनैतिक प्रवृत्तियों पर रोक लगाता है, तो दूसरी तरफ ईगो को वास्तविक और रियल गोल से हटा करके मोरल गोल्स की ओर ले जाता है। ईगो को क्या करता है, वो रियल गोल से हटा करके एक मोरल गोल तक ले जाता है कि अब हमें पूजा पाठ करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, तो इस गोल तक ले जाता है। ये पूर्णतः वेल डेवलप्ड सुपर ईगो व्यक्ति के सेक्सुअल और एग्रेसिव जो प्रवृत्ति होती है, जो बिहेवियर्स होते हैं उनको रिप्रेस कर देता है, रिप्रेजेंट कर देता है और उसके माध्यम से इस तरह से करता है कि वो वेल डेवलप्ड हो जाए, पूरी तरह से विकसित हो जाए, एक वेल मैनर्ड इंसान बन जाए। हालांकि यह दमन का प्रयोग जो होता है वो स्वयं नहीं करता है, फिर भी वह अहम को दमन का प्रयोग का आदेश दे करके वो ईगो को कहता है कि नहीं ये चीज़ गलत है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो इस चीज़ का आदेश देकर के इच्छाओं पर नियंत्रण करता है और ईगो इस आदेश का पालन नहीं करता है तो उसमें जो व्यक्ति होता है उसमें गिल्ट की फीलिंग आ जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर चीज़ों को हम चुरा करके ले लेते हैं या खुद चोरी या किसी और को चोरी करते हुए देखते हैं तो हमारा सुपर ईगो इतना स्ट्रांग हो गया होता है कि जो अनरियलिस्टिक चीज़ों को या किसी गलत चीज़ों को हम होते देखते हैं या खुद गलत करते हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ गिल्टी आ जाती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी पे। ये हमारा जो है ये दूसरा पार्ट है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है इसलिए अभी मैं इसे यहीं रोकती हूँ क्योंकि इंस्टिंक्ट पढ़ना है, एंजाइटी पढ़ना है, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ना है, तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आई एडोवेरा के नाम से है, हमारा ऑफिशियल ऐप भी है जहाँ पे जा करके आप और सारे टीचर्स से जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कराते हैं आप उनसे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे और वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं, दिल्ली के टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। आप उनसे जा करके ऐप पर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जीएस की, आप प्रिपरेशन, मैथ की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरी ये साइकोलॉजी की वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी और कई सारे कोर्सेज भी वहाँ अवेलेबल हैं। तो आई एडोवेरा के नाम से ये चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी आप एक बार प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस, अभी सुबह एक वीडियोस हुई हैं जीएस की, तो हिस्ट्री की हुई है, तो उसमें आपको जो नोटिफिकेशन है वो ऑन टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। अभी इस वीडियो को मैं यहीं क्लोज करती हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जा रही है, बोरिंग हो जाएगा थोड़ा सा। अगले पार्ट में हम डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी में के अंदर ही हम ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात करेंगे और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की भी बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ थैंक यू सो मच। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। और अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही हैं या आपको साइकोलॉजी में या साइकोएनालिटिकल थियोरी से रिलेटेड या किसी भी थियोरी से रिलेटेड कोई भी चीज़ें आपको और जाननी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के एक बार कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आप पढ़ना क्या चाहते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।